Hello, good evening, everybody. We are doing Dum series decoding UPSC mindset. This is the last session for 2023 का पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं. फिर हमारा 2023 वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा. And in this paper, we tried to implement certain patterns that we understood in paper 2024. और हमने यहाँ पे इस पेपर में भी कुछ पैटर्न्स को डिकोड करने की कोशिश की है. और इससे आपके स्लोली वो पैटर्न्स बन रहे हैं, वैसे माइंडसेट बन रहे हैं. जो ये लेक्चर लगा रहा है स्टार्टिंग से, फॉर एग्जांपल हमने एक देखा है लॉजिस्टिक लिमिटेशन ऑफ द एग्जामिनर. उस एल बेसिस पे भी आप ऑप्शंस को समझ सकते हैं. एक होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, एसएस, वो भी एक पैटर्न है. एक पैटर्न होता है सम और नन वाला, वहां पे लॉजिस्टिक लिमिटेशन ही फैक्टर बनता है. सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है कि सम लिखा होगा तो सम ऑर्गेनिजम्स तो वो सही होगा, नन लिखा होगा तो गलत होगा. किस बेसिस पे वो सही होगा गलत होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. और हमने ये भी देखा है कि कैसे नंबर्स भी गलत हो रहे हैं, पर कौन से वाले नंबर्स. ये भी देखा अगर 4 स्टेटमेंट्स फैक्चुअल हैं तो चारों तो सही नहीं होंगी. ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स डिकोड किए हैं कि एग्जामिनर किस चीज को चेक कर रहा है. ये भी देखा है ओड वन आउट, अगर 4 स्टेटमेंट हैं और 3 कॉमन नाम है और एक बड़ा यूनिक सा नाम है, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. कॉमन थीम्स जो होती हैं वो स्टेटमेंट में है तो वो आंसर होता है. जैसे अशोक, विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेवराय, पोर्ट्स, कॉइन्स, ये हमने डिकोड करने की कोशिश की है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 71. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया. इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, द मीडियम एंटरप्राइजेस are those with investments in a plant and machinery between 15 and 25 करोड़. नंबर है 15 एंड 25 करोड़. अगर ये नंबर है तो इसके चांसेस गलत होने के ज्यादा हैं, तो ये स्टेटमेंट हम गलत मार्क करेंगे. दूसरा लॉजिक ये है, जिसने पढ़ा भी होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, वो उस साइड टिल्ट होती है 50 करोड़ वाली साइड पे. अगर हम इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी की बात करें तो आपको समझ में आएगा ये नंबर गलत है, क्योंकि ऐसे नंबर 15 और 25 तो नहीं होता है. तो ये आपको अगर थोड़ा बहुत कभी गए होंगे कि हाँ नई लिस्ट आई थी माइक्रो स्मॉल और मीडियम की, कैसे इसमें चेंजेस हुए थे, अगर आपने वैसे पढ़े हुए हैं उससे भी डिकोड कर सकते हो कि नंबर तो ये नहीं था, मीडियम का नंबर थोड़ा उस साइड था 50 करोड़ की साइड पे, तो वहां से डिलीट कर दो. वैसे नंबर है तो इसके गलत होने के चांसेस क्या है, ज्यादा. अगर आपको नहीं पता है पर आपको सॉल्व करना है ये, तो इसको हम गलत मानेंगे विल ऑल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें पैटर्न डिकोड कर लिया है. क्योंकि एग्जामिनर के पास फैक्ट्स ही एक मात्र तरीका है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स को गलत करने का. तो ये गलत स्टेटमेंट है. अगली है ऑल बैंक लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर. भाई ऑल लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम थोड़ा गलत हो जाएगा ना, बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. भाई ऐसे लोन्स जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को दिए हैं, कुछ लोन्स तो उससे क्या होंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे, सारे लोन्स हो ना उसमें काउंट होंगे. तो लॉजिक बोलता है हम इसको गलत करेंगे स्टेटमेंट को. तो आंसर हम क्या लगा के आएंगे, डी. कुछ भी हो जाए. तो उसने आंसर क्या दिया है, यूपीएससी ने बी दिया है, उसको देने दो बी आंसर. पर हम क्या लगाएंगे अपना आंसर डी. हमारा पैटर्न बोल रहा है हम आंसर लगाएंगे डी, आंसर बी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना पैटर्न चेंज नहीं करना है. क्योंकि जो लॉजिक के बेसिस पे हम लगा रहे हैं, उस लॉजिक के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सही भी किए हैं. अगर एक आधा 2-3 गलत होते हैं होने दें, पर हम अपने पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब इसमें देखिए सीबीडीसी में क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं आगे. It is possible to make payments in a digital currency. It is possible to make without using US dollar or SWIFT system. भाई जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में करेंगे तो आपको सिस्टम चाहिए होता है स्विफ्ट सिस्टम, जो हमारी फिजिकल करेंसीज हैं उसके लिए. क्योंकि डिजिटल बैंक करेंसीज की ट्रांजैक्शन अलग तरीके से होती है और फिजिकल करेंसीज की ट्रांजैक्शन अलग तरीके से होती है. जहां यूएस डॉलर है वहां पे स्विफ्ट सिस्टम है, जहां पे आपको एक्सचेंज रेट लगाना है. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज होंगी, इसके लिए तो ये चाहिए ही नहीं होगा. और यहां वर्ड क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल टू मेक दैट. तो ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, तभी तो ये क्या है, डिजिटल करेंसीज हैं. और डिजिटल करेंसीज का वर्किंग मैकेनिज्म अलग हुआ एज कंपेयर टू फिजिकल करेंसीज. ये तो वैसे ही सही हो गया है. वर्ड बड़ा है, जब उसको स्टेटमेंट को सही करना होता है बड़ा ही जेनरिक वर्ड डालता है, बड़ा ही लॉजिकल वर्ड डालता है, बड़ा ही ओपन एंडेड वर्ड डालता है कि भाई आपका स्टेटमेंट गलत ना हो. अगला है, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट. मतलब आपने डिजिटल करेंसी में आप बता सकते हो कि किस टाइम पे स्पेंड होगी, हाँ, और कहां होगी ये भी कर सकते हो डिसाइड, क्योंकि डिजिटल है तो उस पर कंट्रोल रखा जा सकता है. टाइम भी डिसाइड कर सकते हो और पर्पस भी डिसाइड कर सकते हो. दिस इज लॉजिकल.
और यही होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, आंसर इज सी। अगला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू, फाइनेंस में बीटा क्या रेफर होता है? अब मुझे बताएं, अल्फा बीटा और गामा, ये पढ़ते हैं ना अल्फा बीटा और गामा। भाई अल्फा बीटा गामा आर द काइंड ऑफ न्यूमेरिक टर्म्स, अल्फा बीटा गामा लाइक अ न्यूमेरिक टर्म्स जो हम यूज करते हैं, और इकोनॉमिक्स में इसको यूज कर रहे होंगे कोई ऐसी टर्म, मतलब ये टर्म होगी कोई न्यूमेरिक टर्म्स जो कोई ना कोई चीज रेशो देख रही होगी या कोई चीजें देख रही होगी। तो देखते हैं द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग इज नॉट कॉल्ड बीटा, ये तो हमें पता है, ये होता भी कुछ और है, हेजिंग होती है। ये तो आपको पता है, वैसे भी इकोनॉमिक्स में क्या होती है, हेजिंग होती है। एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस द रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है ये। अ टाइप ऑफ अ सिस्टमैटिक रिस्क दैट अराइजेस व्हेन परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। ये दोनों स्टेटमेंट के आपस में सिंक में है, या तो ए सही होगा तो सी भी सही हो जाएगा, नहीं तो दोनों सही नहीं होंगे। दो आंसर पॉसिबल नहीं है, मतलब ए और सी तो नहीं है, आंसर बी और डी में से एक है। अ न्यूमेरिक वैल्यू, आ गया ना वर्ड न्यूमेरिक वैल्यू, दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक मार्केट टू द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। जो आपका स्टॉक है वर्सेस स्टॉक मार्केट का वेरिएशन, ये रेशो आ रहा है ना कोई नंबर, ये वैल्यू आ रही है, और ये क्या स्ट्रेटजी है, तो बेटर वर्ड क्या है, बेटर इज दिस नॉट दिस, तो आंसर इज गोइंग टू बी डी। दिस इज कॉल्ड एज दम सीरीज, डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। इस लेवल का माइंडसेट आपको लगाना पड़ेगा। वर्ड एसोसिएशन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज इटिमोलॉजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अगर आपको वर्ड एसोसिएट कर पा रहे हो और उसकी एटिमोलॉजी को समझ पा रहे हो, then the question becomes much more easier। आया समझ में यहां पे? अब आता है क्वेश्चन नंबर 74। द क्वेश्चन नंबर 74, द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम। हमने आपको पहले ही बताया था एक चीज कि यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है तो यहां वर्ड क्या है, द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ड क्या है, ओरिजिनली इनिशिएटेड, और यहां पे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था स्टार्ट, तो यहां पे एसबीआई की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो उसके चांसेस क्या हैं, ज्यादा, तो ये फैक्ट गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, आपको ये पता है कि एसएचजी का आइडिया जो आया था दैट केम फ्रॉम बेसिकली बांग्लादेश, उसके जो लीडर थे जो बाद में अभी भी बने थे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कुछ टाइम पहले, तो उनसे आया था एसएचजी का आइडिया। इतना पता हो कि एसएचजी का आइडिया इंडिया में बाहर से आया था, यही पता होता आपको, तो एसपीआई क्यों लेके आएगा ये। और दूसरा ये फैक्ट भी है, और पूछ रहे हैं कि स्टार्ट कब किया था, तो इसके गलत करने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यूपीएससी के पास, एग्जामिनर के पास कुछ ही तरीके हैं स्टेटमेंट को गलत करने के, यहां पे वो गलत कर सकता है। अगला पढ़ते हैं, इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पांसिबिलिटी। यही तो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑल मेंबर्स टेक रिस्पांसिबिलिटी, ताकि अगर कोई भी मेंबर लोन नहीं पे करता है तो पूरे पूरे ग्रुप की रिस्पांसिबिलिटी होती है। सोसाइटी के सोशल एस्पेक्ट पे है कि आप इकट्ठे होकर जब काम करते हैं तो रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और तुम्हारी इंफॉर्मेशन सिमेट्री भी तुम्हारे फेवर में आ जाती है। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, ग्रुप इकट्ठा कर सकता है। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक सपोर्ट, क्यों नहीं करेंगे भाई, यहां वर्ड लगा लो, डू नॉट सपोर्ट एसएचजीज। ऐसा क्यों भाई, रीजनल रूरल बैंक्स और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ये तो बहुत सारे बैंक्स हैं, अगर ये भी सपोर्ट नहीं करेंगे एसएचजी को तो कौन करेगा। और रीजनल रूरल तो एसएचजी तो होती रूरल एरियाज में है, तो ये तो सपोर्ट करेंगे, और ये दोनों नहीं करेंगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, एसएचजी को सारे बैंक सपोर्ट करते हैं, तो ये भी लॉजिकल है। तो 2 and 3 आर करेक्ट, तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। जहां फैक्ट था स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट गलत है, जहां फैक्ट नहीं था लॉजिक से वो स्टेटमेंट सही है। तो यूपीएससी के पास वो स्टेटमेंट जहां फैक्ट आ रहे हैं उसको गलत करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 75। India's public health sector care system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care। मतलब क्योर पे ज्यादा फोकस है, प्रिवेंशन पे कम है। मतलब जो हमारा टर्शरी सेक्टर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपको पता भी है, हम प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते, पहले बीमार होते हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। उस सेंस में हमारा ये आइडिया यूएसए में होता है प्रिवेंटिव, इंडिया में क्या है, क्यूरेटिव। तो लॉजिक बोल रहा है ये सही है। Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services. Health is a state subject। तभी आप देखते हैं कि भाई कैसे दिल्ली गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ में काम कर रही है, वहां से भी आइडिया मिल जाता है। हेल्थ में कर रही होगी तो हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट ही होगा। पर ये क्या इसका आंसर है, नो बिल्कुल नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बातें कर रही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इज गोइंग टू बी द बी आंसर होगा यहां पे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 76। और ये देखें क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, पूरा का पूरा दम सीरीज लगेगी इस पे। कैसे देखें, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब आप ये समझ लें यूएन की ये रिपोर्ट है
जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा कभी नहीं करता यूपीएससी की रिपोर्ट का नाम गलत दे देगा जो कि यूएन की नहीं होगी। इस लेवल पे नहीं खेलता है। क्यों? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस पे पूछ रहे हैं, वाटर पे, ना कि रिपोर्ट पे। जब एग्जामिनर ये स्टेटमेंट बना रहा है तो यहां किसकी बातें हो रही हैं, वाटर की बातें हो रही हैं। तो एक क्वेश्चन बनाया किसके लिए था, ये चेक करने के लिए कि आपको वाटर का यूज के बारे में पता है कि नहीं पता है। ये पूछने के लिए नहीं बनाया कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि नहीं है। आज तक पूरे के पूरे 10 सालों में अगर ऑर्गेनाइजेशन लिख के रिपोर्ट लिखी है, रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो कभी ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं होती है। आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं पेपर में क्या पता ये गलत हो, तो यू आर नॉट हैविंग दैट माइंडसेट जो यूपीएससी चेक करना चाहती है। तो ये तो सच्ची होगा, सत्य होगा, आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल एवरी ईयर। ये रिपोर्ट बोल रही है इंडिया क्वार्टर से ज्यादा, 1/4 से ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है हर साल। पढ़ लिया, हमें नहीं पता, फैक्ट है, गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स एंड सैनिटेशन नीड्स फॉर ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। पहले तो इंडिया में 18% पॉपुलेशन रह रही है, ये डाउट है। फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज हो रहा है, ये डाउट है। पर मान लेते हैं कि भाई पहली स्टेटमेंट गलत है। तो अगर पहली स्टेटमेंट गलत हुई मतलब इंडिया क्वार्टर ऑफ द जो वर्ल्ड ग्राउंड वाटर इसको विड्रॉ नहीं करता, तो दूसरी तो अपने आप गलत होगी। यहां पे क्या लिखा है, क्वार्टर ऑफ, तो इसका एंड वाला जो लाइन है वो इसका स्टार्टिंग लाइन है। अगर ये गलत हुआ तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। दोनों गलत हो नहीं सकती हैं क्योंकि ऑप्शन में दोनों कभी गलत होती नहीं है, स्टेटमेंट वाले में ऑप्शन होता ही नहीं है। एक गलत हो सकती है, तो कौन सी गलत करें? अगर ये गलत करेंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो दोनों गलत है नहीं है, या दोनों सही है या एक गलत है। अगर हमें इतने फैक्ट लिखे हुए हैं, दूसरा मुझे ये बताओ इंडिया में ग्राउंड वाटर का यूज कहां ज्यादा होता है, इरिगेशन में या सैनिटेशन वाटर में? ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज होता है, ये आपको बार बार पता है। इट इज अ मेजर रीजन ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों गलत हो नहीं सकती हैं। ये गलत है तो ये अपने आप क्या होगी, सही होगी। तो आंसर क्या है, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। आंसर इज गोइंग टू बी सी। कुछ नहीं पता आपको, आपने स्टेटमेंट को पढ़ के, स्टेटमेंट की सिंक्रोनाइजेशन को समझ के आंसर निकाला है। दिस इज कॉल्ड एज दम सीरीज। नॉलेज का रोल ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल, मणिपुर में हुआ था तो स्टेट की, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी तो हम क्या लगाते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी लगाते हैं। पर यह लिखा हुआ है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, ये आर्टिकल है कि सेंटर को, स्टेट्स को डिस्टर्बेंस से बचाना है, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। The Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to a person being held from preventive detention. Constitution of India exempt करता है। भाई आपको पता है दो तरह की डिटेंशन होती है, प्यूनिटिव, एक प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में आपको लीगल काउंसिल देना होता है इंसान को, पर प्रिवेंटिव में ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, वो एग्जेम्प्ट है, उसकी मर्जी है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये दोनों करेक्ट हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन था, ये फैक्ट था, ये भी चीज चल रही है कि यहाँ पे क्या है, स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दोनों सही हैं। तीसरी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कन्फेशन ऑफ एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अब इस पे डाउट आ गया आपको, कैन बी यूज और कैन नॉट बी यूज्ड। जनरली आप पढ़ते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में, जो हम वैसे पढ़ते हैं, एक आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 20, जहां पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस की बात होती है, वहां पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं होता है। बट अगर ऐसा ही था, सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, फिर ये स्टेटमेंट पूछी ही क्यों है? क्योंकि इसमें अलाउड होगा तभी ये एक्ट स्पेसिफिकली पूछा गया होगा। तो अगर इसमें अलाउड है, यहां कैन नॉट लिखने का क्या मतलब है? तो ये एक्ट इसलिए पूछा है कि जो जनरल नॉर्म है उसके अगेंस्ट ये एक्ट है, क्योंकि ये एक्ट ड्रैकोनियन है। तो क्योंकि आपको पता है ये एक्ट ड्रैकोनियन है, इसमें स्टेट की पावर बहुत ज्यादा है, तो इसमें कुछ अलग हुआ होगा तभी ये पूछा होगा। अगर ये सेम ही होता तो पूछते ही क्यों? तो उसके क्वेश्चन पूछने से पता लग गया कि यहां पे जो आंसर है कैन नॉट तो नहीं होगा, यहां कैन होना चाहिए, तभी क्वेश्चन पूछने का फायदा है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ओनली 2 आर करेक्ट, तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। इस लेवल का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि ये पूछी ही क्यों है स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा इसमें अलाउड है जो कि जनरल अलाउड नहीं होता है, तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 78। Question number 78. Which one of the following countries have suffering from decades of civil strife and food shortage and was in news in recent past for this severe famine? भाई मुझे एक चीज बता दें, फेमीन की बात हो रही है, इसका नाम तो नहीं आएगा। अंगोला का आ सकता है,
इक्वाडोर का भी नहीं है, सोमालिया का। पर सोमालिया तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा माल नरिश चिल्ड्रन है, तो ये आंसर मैच कर रहा है, आंसर क्या है डी। अब ये नहीं लगाना कि सोमालिया में तो होते हैं, क्या पता आंसर अंगोला हो, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या बोला है, सोमालिया में बहुत ज्यादा माल नरिश चिल्ड्रन है, आपने फोटोज भी देखी होंगी, और उसी से आप लिंक कर पा रहे हैं, नाम से लिंक कर पा रहे हैं कि ये जो कहानी पूरी बताई है कि फूड की शॉर्टेज, माल नरिशमेंट, या वर्ड क्या है, माल नरिशमेंट, तो सोमालिया तो है ही है। अगर सोमालिया है तो आंसर, अगर अंगोला लगाया होता तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, सोमालिया है या अंगोला, ये पंगे वो लेगा नहीं, तो सोमालिया आंसर होगा, अंगोला ऐसा नहीं होगा अंगोला में। तो सोमालिया लगाते, सोमालिया में कॉन्फ्लिक्ट चलते भी रहते हैं, फूड शॉर्टेज है ही है, तो आंसर इसका क्या होगा, डी होने के चांसेस हैं। अगर हम आंसर इसका ए होता, मान लो एग्जामिनर ने ए सोच के बनाया होता तो कंफ्लिक्ट हो जाता ए और डी में, तो आंसर सही लेके आने के लिए उसने बनाई वो स्टेट्स जहां पे बिल्कुल ऐसा इशू नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। ऐसे सोचना है आपको। नेक्स्ट देखें इसमें 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर द की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपने पढ़ा है ना, नगोया प्रोटोकॉल होती है कार्टेजिना, नगोया में इंप्लीमेंट करने के लिए, असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए 3 लेवल कमिटीज बॉडीज होती हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। और ये बीएमसीज लोकल लेवल काम करती हैं नगोया प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये आपको पता है फैक्ट। The biodiversity committees have important functions in determining, assess and benefit sharing, including power to levy collection fees within its jurisdiction। नगोया प्रोटोकॉल का एस्पेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये सही है तो ये अपने आप सही हो गया। टू स्टेटमेंट्स आर इन सिंक विद ईच अदर। अगर आपको नगोया प्रोटोकॉल पता है, दोनों होंगे तो दोनों ही सही होंगी, नहीं तो नहीं होगा, या दोनों होंगी या दोनों नहीं होगा। तो आंसर देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स हैं या दोनों नहीं है। हाँ, 2 ऑप्शन हैं, तो हमें पता है कि आंसर क्या है, सी है, क्योंकि हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट जो कमिटीज हैं वो नगोया प्रोटोकॉल के अंदर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ही बनी है। तो नॉलेज भी थी, बाकी हमने वो कंसेप्ट लगा लिया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 80, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है। अब इसको देखते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो बात हो रही है, अब चारों स्टेटमेंट्स देखनी है, यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात हो रही है। अब इसको लॉजिकली देखते हैं, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द आइदर हाउस आर एलिजिबल आर ऑल्सो एलिजिबल। अब भाई आपको पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते एलिजिबल, तो उसने क्या वर्ड लिखा है, आर ऑल्सो एलिजिबल। मतलब उसे पता था एलिजिबल नहीं है, तो उसने क्या लिखा, आर ऑल्सो एलिजिबल। तो आपको लैंग्वेज देख रहे हो कि उसने उल्टा करके लिखा है, इंटरचेंज करके, आर नॉट एलिजिबल है, उसको क्या लिख दिया, और ऑल्सो एलिजिबल, तो ये हो गया गलत। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। नहीं, पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे होता है, ना कि अकेले नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे, ये तो गलत हो गया। पॉपुलेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स, उससे आती है हर एमएलए की वोट की वैल्यू, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, पॉपुलेशन के बेसिस पे होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया, उस पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सीट्स, तो हर एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाती है। तो हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होती है, और एमपी, सभी एमपीज की वैल्यू सेम होती है, और सारे एमएलए की वैल्यू एमपीज के वैल्यू के बराबर होती है। तो स्टेट के एमएलए की वैल्यू चेंज करती है, तो वो सीट पे डिपेंड नहीं करती, पॉपुलेशन बाय सीट के रेशियो पे डिपेंड करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट। अगली है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला। अब ये देखते हैं, पहली 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, आपको पता लग गया है। लॉजिकली लास्ट 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, 2, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला। हमें क्या पता भाई, एमपी की केरला से ज्यादा है, वो देखना पड़ेगा, एमपी की पॉपुलेशन बाय एमपी की सीट्स, केरला की पॉपुलेशन बाय केरला की सीट्स, ये रेशो देखनी पड़ेगी, ये होगा। अगला देखते हैं, कोई ना इसमें डाउट आ गया है कि भाई हमें क्या पता, हमें पता कि मध्य प्रदेश की क्या पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सीट्स भी ज्यादा है, केरला की पॉपुलेशन कम है, सीट्स भी कम है, तो उस एस्पेक्ट में देखें, हमें क्या पता रेशो इसकी ज्यादा आ रही होगी। तो आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज the ratio of total population to total number of seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh। अब ये दोनों स्टेटमेंट है, मुझे एक चीज बता दो बस, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, लॉजिक यहां दे दिया है, यहां तो भाई ये गलत होगा, यहां ये गलत होगा, क्योंकि दोनों में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा है केरला से, यहां पूछ रहा है पुडुचेरी में ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश से। अगर आप ये सोचें कि यहां वो बता रहा है ऐसा है और लॉजिक भी दे रहा है, तो चांसेस हो सकते हैं कि भाई, क्योंकि उसने बोला है कि पॉपुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी, पॉपुलेशन टू सीट्स इज ग्रेटर देन कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश, तो यहां पे वोट वैल्यू ज्यादा है। लॉजिक बिल्कुल सेम है, अगर ये लॉजिक सही है तो ये अपने आप सही हो गया है। तो यहां तो ये स्टेटमेंट सही है,
हम बताते होते हैं ना कि जब वो कोई चीज पहले झूठ बोलता है, बाद में उसके पीछे लॉजिक देता है। तो अगर ये लॉजिक सही है तो ये तो अपने आप सही हो गया, अगर लॉजिक गलत है तो ये अपने आप गलत हो गया। तो यहां तो ये सही है या गलत है, दो पॉसिबिलिटी है, पर ये पक्का पता है यहां पे भी सेम बात कर रहा है, यहां पे भी सेम बात कर रहा है। तो एक में तो गेम खेल ली होगी, इसमें या इसमें, दोनों तो सही नहीं हो सकती हैं। तो मैं आंसर लगाऊंगा तो ओनली वन लगाऊंगा, क्योंकि अब पूछा क्या है, ओनली 1 2 3 4, तो चांसेस है ओनली वन। आंसर भी इसका क्या है, ओनली वन। पर इसमें डाउट क्या है कि जो पेपर में है ये फैक्ट गलत है और ये फैक्ट सही है। पर जनरली हम जब पैटर्न लगाते होते हैं, देखते होते हैं, पहले कुछ चीज बोल के उसको जस्टिफाई किया जाता है, तो वो स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि आपको लॉजिक से थोड़ा वो करवा दें, कि कन्विंस करवा दें। मैं इसको गलत मारता, इसको सही मारता, पर है क्या, ये गलत है ये सही है, पर आंसर तो ओनली वन ही है ना, ए। पर अगर मान लो यह लिखा होता 3 1 2 3 4, मतलब नंबर लिखे होते 1 और 2, ओनली 3 ओनली 4, तो मैं लगाता ओनली 3। इसके लिए आपको पता होना चाहिए नंबर्स। ये कोई भाई गेम बड़ी मुश्किल है कि एमपी की पॉपुलेशन और सीट की रेशियो निकालें, सही ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है केरला के कंपैरिजन में। अगर इसको ऐसे सोचना था, ये भी सोच सकते थे कि पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन दोनों में ऐसे बहुत ज्यादा कम है, तो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी का अगर रेशियो निकालते हैं तो पुडुचेरी का ज्यादा आ रहा है। पर ये नंबर कैसे निकालने, बड़ा मुश्किल काम है ये। लॉजिक बस हम यहां निकाल सकते हैं कि दोनों में से एक तो पक्का गलत है, क्योंकि दोनों में सेम आइडिया पूछ रहे हैं। यहां पे पूछ रहा है किसकी ज्यादा वैल्यू है, इसमें यहां पे पूछ रहा है किसकी ज्यादा वैल्यू है, दोनों में तो सही नहीं देगा, एक में तो गेम पक्का खेलेगा। उस सेंस में आंसर क्या जाएगा, ओनली ए। पर वैसे ऑप्शन होते तो मैं लगाता भाई कि 3 हमारा सही है, 4 गलत है, पर है उल्टा यहां पे। पर पैटर्न को नहीं छोड़ेंगे हम, आंसर हमारा फिर भी आ जाएगा ओनली वन। तो यहां पे फायदा भी होता है ओनली वन का, ये नहीं पता कौन सी वन सही है। तो यही तो यूपी है कि बच्चे का ये भी नहीं पता कि ओनली वन कहां सही है, पर आपने लगा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। अब 81 देखें भाई, नाम है सिंपल से कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर री, ये रॉबर्ट सिविल, जेम्स बर्जेस, A.H. लॉन्गहर्स्ट। अलेक्जेंडर री के बारे में पढ़ते हैं आप हिस्ट्री में, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस होती हैं। ये आंसर ए है। अगर आपको इसके बारे में पता था अलेक्जेंडर के बारे में तो निकाल देते, हिस्ट्री में इनके बड़ा नाम आता है जब आप पढ़ते होते हैं कि ये इंडस वैली साइट किसने निकाली है, तो वहां से आता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं आता तो स्किप करें, और कोई ऑप्शन नहीं है, आपका मतलब ही नहीं है करने का। अगला देखें, ये बेसनगर, भाजा। अब देखें ये नाम है, ये भी आपको आता है तो आता है, तो नहीं तो नहीं आता। अब ये केव कौन सी है, सितानासवल केव, ये बार बार PYQ में आई हुई है। जैन की केव चरीन है, बिल्कुल सही। भाजा इज अ बुद्धिस्ट, बिल्कुल सही। बेसनगर इज अ वैश्वनाइट, ये गलत है। 3 है, तीनों सही नहीं होंगे क्योंकि सारे फैक्चुअल हैं, और आपको पता है कि शिवाइट को वैश्वनाइट में चेंज करते होते हैं, बुद्धिज्म को जैनिज्म में। तो अगर इसका आंसर बी है, पर नॉलेज बेस्ड है, ये PYQ से ड्राइव्ड है, नॉलेज बेस्ड है। स्किप करना पड़ेगा, यहाँ पे PYQ स्ट्रांग होते तो काम हो जाता आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 83। 7 अगस्त is declared as a National Handloom Day. It was in 1905 that the स्वदेशी मूवमेंट was launched on the same day. अब मुझे बताएं, स्वदेशी मूवमेंट was launched on 7 अगस्त 1905, ये आपको पता है, ये फैक्ट आपको पता होता है, तो ये तो सही हो गया है। अब स्वदेशी मूवमेंट में बात क्या थी, अपने स्वदेश की, सेल्फ रिलायंस की, तो उसमें ऑफ कोर्स हैंडलूम की बात तो थी। अगर स्वदेशी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है तो वो हैंडलूम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लॉजिक क्या बोल रहा है, हाँ सिंक में लग रहे हैं भाई। और ये स्टेटमेंट जब बनाएगा तो एग्जामिनर ये बनाएगा कि नहीं भाई, ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई इस दिन, हाँ उस दिन हमने इसको नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर नहीं किया, बाद में कभी किया, क्योंकि उसे पता है कि स्वदेशी मूवमेंट का इंपॉर्टेंस हैंडलूम में ज्यादा है, तो उसने ऑप्शन भी वैसा सेट कर दिया। तो क्यों बनाते हैं इसको नेशनल हैंडलूम डे, बिकॉज उस दिन क्या लॉन्च हुई, स्वदेशी मूवमेंट, आंसर इज ए। अब अगर हमारे देश की मूवमेंट की बात है, वहां पे एग्जामिनर अपनी मूवमेंट की बेइज्जती नहीं करेगा, उसकी इज्जत करेगा कि स्वदेशी मूवमेंट वाले दिन हमने नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर किया, इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डे। तो ऐसे कुछ पेपर हैं यूपीएससी बना रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स की पॉजिटिव बातें करता है, वो नेगेटिव बातें नहीं करेगा। ऐसे कुछ डेज के अच्छी बातें करेगा। यहां ये लिखता कि 7 अगस्त इज नॉट डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे, मतलब ये अगर ये चाह रहा है कि तुम इसे गलत कर दो ये सोच के कि नेशनल हैंडलूम डे नहीं है, भाई थोड़ा सा स्वदेशी मूवमेंट का अपना भी तो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, और हैंडलूम से लिंक भी कर पा रहा है, लॉजिकल है, सिंक में है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए आएगा। अगला है 84। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ कोड ऑफ इंडिया। ये पूछा है भाई, इसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत ज्ञान दें, क्या है ये। अब देखें, अकॉर्डिंग नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 × 400 और द रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ इज 3:2। तो आपको लगेगा बिल्कुल सही बात है,
भाई ये भी 3:2 आ रही है, बिल्कुल सही, ए आंसर लगा देंगे। पर दो फैक्ट है, यहां भी फैक्ट और यहां भी फैक्ट है। अब मुझे बताओ, दो फैक्ट्स हैं, क्या इसको सही मार के ए मार दें? भाई ऊपर वाले में नेशनल हैंडलूम डे था, उसका कोई सिग्निफिकेंस है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है? अब पक्का पता है कि दो फैक्ट हैं, दो में से एक गलत है। अब कौन सा गलत है? अगर मैं इसको गलत कर देता हूं तो ये तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि रेशो 3:2 तो फिर नहीं है। अगर ये गलत है, अगर मैं इसको गलत मानूं कि सॉरी इस सेकंड को गलत मानूं 3:2 को, अगर ये गलत है तो ये तो अपने आप गलत हो गया। दोनों गलत पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसको गलत मान रहा हूं 3:2 को, तो ये रेशो भी 3:2 है, ये अपने आप गलत होगी। दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक गलत है, वो गलत ये होनी चाहिए, ये सही होनी चाहिए। मतलब रेशो 3:2 ही है, पर उसका साइज 600-400 नहीं है, कुछ और होगा, जैसे कि 300-200, यहां की 600-400 नहीं है, या 600-400 नहीं है तो उसके ऊपर वाला कौन सा है? 1200-800, इस सेंस में होगा। तो ये नंबर गलत है, पर 3:2 सही है। ये कहां से पता लगा? क्योंकि स्टेटमेंट में दोनों गलत हो नहीं सकते हैं, दोनों गलत हो जाएंगे अगर मैं इसको गलत मान लूंगा, तो इसको तो मुझे सही मानना पड़ेगा। तो ये अपने आप क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट तो गलत होगी, बिकॉज फैक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। उस सेंस में आंसर इज गोइंग टू बी द सेकंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आंसर इज डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस लेवल का माइंडसेट, दम माइंडसेट होना चाहिए, डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट, तब ये कर पाएंगे आप। ऊपर वाले दोनों, ये दोनों क्वेश्चन हमने इस लॉजिक पे किए हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर 2 स्टेटमेंट हैं या 3 है, बहुत ही इजी होते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट्स में जो ऑप्शन होते हैं वही आपके आंसर को लाने में हेल्प कर देते हैं। आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ नवंबर। ऑफ कोर्स संविधान मनाया जाता है, संविधान दिवस होता है इस दिन 26 ऑफ नवंबर। Constitution Day is celebrated on 26 of November every year to promote constitutional values. Of भाई ये स्टेटमेंट कभी गलत होती है? to promote constitutional values, ये डेट है, ये तो फैक्ट है। 26 नवंबर 1949। On 26 November the drafting Constitutional Assembly set up a drafting committee। भाई ड्राफ्टिंग कमेटी होना, ये उस दिन तो संविधान बन गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी तो पहले बैठी हुई ना, दिस इज इलॉजिकल। जिस दिन संविधान बन गया उस दिन बैठेगी ड्राफ्टिंग कमेटी, जब बनाना होगा तब बैठेगी, इससे पहले बैठी होगी। लॉजिक ही कह रही है, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर इज सी। बड़ा लॉजिक है ये तो, इतना ही लॉजिक लगा दें बस। ये कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बैठी होगी या उस दिन बैठी होगी जिस दिन संविधान बन गया। अगला देखें 86। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब इतना तो पक्का है स्विट्जरलैंड गोल्ड से तो लिंक है, तभी इस क्वेश्चन बनाया है। अब गोल्ड से लिंक है, वर्ड क्या? इट इज वन ऑफ द लीडिंग, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। सेकंड वाले क्या होते हैं? गलत, कि इट इज द लार्जेस्ट। भाई जैसे आप देखेंगे स्विट्जरलैंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड, तब भी उसने क्या लिखा है? यहां ये लिखा स्विट्जरलैंड इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, यहां पे क्या लिखा? वन ऑफ द लीडिंग। जो उसको सही करना होता है ना, तो ऐसे वर्ड होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, टॉप मोस्ट लिखता है वो, तो ये तो होगा सही। और ये गलत होगा क्योंकि फैक्ट है, तो फैक्ट तो आपको कांटा मार देना है। आपने देखा इस पेपर में जो भी फैक्ट्स आए हैं कि फर्स्ट या सेकंड, ये ऐसे फैक्ट्स गलत हुए हैं, तो ये गलत हो गया, पहला सही है, तो आंसर 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड लार्जेस्ट गलत है। इतना पता है कि यहां स्विट्जरलैंड का गोल्ड में कुछ ना कुछ तो है ही, ये तो पक्का है। वन ऑफ द तो अच्छा ऑप्शन है, सेकंड तो बड़ा क्या स्पेसिफिक ऑप्शन है, तो इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि दोनों फैक्ट्स हैं इस सेंस में, तो इनमें से एक तो पक्का गलत होगा ही होगा। और क्या पूछना है इसमें कि भाई ये कहानी बनाओ मुझे कि हाँ इसके इधर पहुंचा दो? फैक्ट्स हैं, फैक्ट के बेसिस पे खेल रहे हैं यहाँ पे, जहां लॉजिक था वहां लॉजिक के बेसिस पे खेल रहा था। अब देखें 86 हो गया, 87 नंबर क्वेश्चन देखें इधर। अब पेपर के क्वेश्चन जल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमने पैटर्न बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो दूसरे पेपर के बाद पेपर बड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। रिसेंटली द यूएसए एंड EU have launched the Trade and Technology Council. Trade and Technology Council. The USA and EU claim that through this they are trying to bring technology and technological progress and physical productivity under their control. Under their control. पहले मुझे बताओ, अगर पहली स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी अपने आप गलत होगी, क्योंकि यहां तो मान ही रहे हैं कि ऐसी कोई काउंसिल है। अगर ऐसी काउंसिल नहीं है तो ये भी गलत होगी। दोनों गलत हो नहीं सकती हैं, तो मतलब पहली तो पक्का सही है। तो आपने माना पहली तो सही है, माना क्या? प्रूव हो गया है। अब दूसरी पे डाउट है। अब दूसरी में वर्ड क्या है? देखो कि थ्रू दिस दे आर ब्रिंगिंग दिस प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। भाई यूएसए एंड EU कोई काम अपने अंदर कंट्रोल में नहीं करते हैं,
वो रेगुलेट कर सकते हैं, वो फ्रीडम वाले कंट्रीज हैं, वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में, फिजिकल प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेंगे, कंट्रोल क्यों करेंगे? तो ये वर्ड क्या है? अंडर देयर कंट्रोल, कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उनके कंट्रोल में आ जाएगा। ये कंट्रीज कोई कंट्रोल वाला काम नहीं करती हैं, क्योंकि ये आइडिया उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या प्रोडक्टिविटी या इनोवेशन के अगेंस्ट है। तो ये तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो उस सेंस में आंसर क्या आ गया? 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज सी। तो 87 का आंसर क्या है? सी इज द आंसर। 88, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसको चेंज करना बहुत इजी है भाई। और दूसरा ये समझ लें, इंडिया के एक्सपोर्ट में 3.2 एग्जैक्ट नंबर दे रहा है। मैं तो इसको 500% गलत करूंगा, सही हो ही नहीं सकता ये। Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of, many have taken the advantage of PLI scheme। नहीं ली होगी भाई। many का मतलब क्या है? बड़ी ही लॉजिकल जेनरिक स्टेटमेंट है। तो सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट को चांसेस हैं कि आप इसको 3.2 सही मानते हैं कि नहीं, फैक्ट है तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास फैक्ट के बेसिस पे स्टेटमेंट गलत करने की ज्यादा क्या होती है? एडवांटेज होती है। तो मैं मार्क करूंगा 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर इज गोइंग टू बी डी। आंसर भी इसका डी है। तो पूरे पेपर में देख रहे हैं हम, फैक्ट्स तो गलत हो ही रहे हैं। जितना स्पेसिफिक फैक्ट होगा उसे गलत ही माने, अगर नहीं पता है तो। अगर पता है तो सॉल्व करें, नहीं पता है तो गलत माने। अब हम देखते हैं इसमें जो इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 में देखें, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट limits the levels of budgetary deficit of the countries of the EU। Stability and Growth Pact मतलब ये EU की एक ट्रीटी है जो स्टेबिलिटी प्रमोट कर रही है, एंड ग्रोथ पैक्ट मतलब यहां पे पैसे की बातें हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स इट लिमिट्स द लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट्स, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि बजट डेफिसिट ज्यादा बढ़ा दें कंट्री, और कंट्री में क्या आ रहा है? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। यहां बात भी क्या हो रही है? फाइनेंसेस एंड ग्रोथ की हो रही है। तो बड़ा लॉजिक है ये तो। Makes the countries of the European Union to share their infrastructure facilities। बिल्कुल होगा भाई, ग्रोथ की बात हो रही है, ये होगा। Enables the countries of the European Union to share their technologies, ये भी होगा। अगर ये होगा तो ये पक्का होगा। तो 2 और 3 इकट्ठे होंगे, 1 तो करेक्ट है ही है, तो आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। या 1, 2 एंड 3 होगा, या ओनली 1 होगा। पर हम क्या मारेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पैक्ट होगा, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी। जबकि इसका आंसर सी नहीं है। इसका आंसर क्या दिया यूपीएससी ने? ओनली 1। वो इसलिए दिया है क्योंकि उसमें ये बातें नहीं हो रही हैं, ओनली ये बात हो रही है। ऐसे कुछ शेयर शुरू करने की बात नहीं है। पर हमें कैसे पता लगेगा पेपर में? हमारा पैटर्न बोल रहा है कि हम ग्रोथ को पैक्ट की बात कर रहे हैं। ग्रोथ में सब कुछ आता है, कोऑपरेशन भी होगी, तो हमने तो इसको सही मानना है, हमें गलत नहीं मानना है। पर हमें ये पक्का पता था 2 एंड 3 इकट्ठे होंगे, मतलब यहां तो आंसर होगा ओनली 1, यहां होगा ऑल 3। ये तो नहीं होगा ओनली 2 या नन तो नहीं होगा, ये हमें पक्का पता था। तो हम ए और सी में पहुंच गए थे, हमने सी चूज किया। आंसर ए है, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड पैक्ट है। तुम कैसे पढ़ लोगे जो पैक्ट यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज कर रही हैं? पर हमें करके पक्का आना है क्वेश्चन, क्योंकि इसके तीनों के सही होने के चांसेस 80% होते हैं। इसमें सिर्फ गलत हुआ है, तो सिर्फ इसमें गलत हो गया, इसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये सही पैटर्न का यूज नहीं है। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 90। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 90। अब इसको देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले यहां तक किसी को डाउट हो तो बताएं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact for international migration. Recently, all the countries of UN have adopted the first ever compact of global compact for safe, orderly and regular migration. भाई मुझे एक चीज बताएं, माइग्रेशन वैसे ही बड़ा डिस्प्यूटेड इशू है। इंडिया तो रिफ्यूज कन्वेंशन का भी पार्ट नहीं है। हमारा माइग्रेशन बहुत ही डिस्प्यूटेड इशू है, ये समझें पहले बात तो, कि कौन माइग्रेंट है कौन सा नहीं है, क्लाइमेट माइग्रेंट है नहीं है, बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। तो ऑल नेशन इस पे एग्री नहीं करते माइग्रेशन के टॉपिक पे। अगर माइग्रेशन पे ही एग्रीमेंट नहीं है, जैसे टेररिज्म पे एग्रीमेंट नहीं है कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसा कोई ग्लोबल कंपैक्ट भी नहीं बन पाया है। तो ये लॉजिक के बेस पे गलत है। आपने एक नॉलेज थी टेररिज्म की कि उसके बेसिस पे कोई यूनिवर्सल ट्रीटी नहीं बनी है, बिकॉज टेररिज्म की डेफिनेशन पे कोई अंडरस्टैंडिंग या कंसेंसस नहीं है।
सेम माइग्रेशन वाले आइडिया पे या उस पे टर्म पे कोई कंसेंसस नहीं है, उस सेंस में भी हम बोल सकते हैं कि सारी कंट्रीज वो एग्री नहीं करी होंगी। तो इसमें पहला तो होगा लॉ गलत, हमने अपनी एक्स्ट्रापोलेटेड नॉलेज को एक्स्ट्रापोलेट किया, द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लिमिटेड नॉलेज, ELK, अल्क। दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न दैट वी हैव डिस्कवर्ड अर्लियर ऑल्सो। अपनी लिमिटेड नॉलेज को एक्स्ट्रापोलेट करके देखें ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है या नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइड, तो ये गलत हो गई है। द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन दिस कंपैक्ट आर बाइंडिंग ऑन। भाई कोई ये जो कंपैक्ट होते हैं कभी बाइंडिंग थोड़ा ना होते हैं, ट्रीटीज जनरली होती हैं, मतलब ट्रीटीज बाइंडिंग हो सकती हैं, ट्रीटीज बाइंडिंग नहीं होती हैं। जो आपकी कन्वेंशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, उसके अंदर ट्रीटी प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, बाइंडिंग होती हैं। ये कंपैक्ट है तो ये ऐसा ट्रीटी नहीं है, ये क्या है, कन्वेंशन टाइप है। तो UNFCCC एज सच बाइंडिंग नहीं है, CBD एज सच बाइंडिंग नहीं है, उसके होने बाद अंदर होने वाली प्रोटोकॉल्स बाइंडिंग होती हैं। तो ये कंपैक्ट कभी बाइंडिंग नहीं है, और पेपर में जब भी बाइंडिंग वर्ड आए ये ज्यादा इसके चांसेस गलत होने के ज्यादा होते हैं। तो दिस कंपैक्ट इज नॉट अ ट्रीटी, दिस कंपैक्ट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ कन्वेंशन, ब्रॉड फिलॉसफी, एंड ब्रॉड फिलॉसफीज आर नॉट बाइंडिंग। उसके अंदर नैरो जाके जो बनाएंगे वो होती हैं बाइंडिंग। दैट इज ट्रीटीज एंड प्रोटोकॉल्स आर बाइंडिंग, नॉट द कन्वेंशंस आर बाइंडिंग, नॉट द कंपैक्ट्स आर बाइंडिंग। द GCM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन। भाई मुझे एक चीज बताएं, इंटरनल माइग्रेशन के लिए कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी है ना, हर कंट्री के अंदर इंटरनल माइग्रेशन हो रही है। इंडिया के अंदर बहुत सारी माइग्रेशन होती है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन। क्या इसके लिए UN डिसाइड करेगा? इट इज इंडिया सॉवरन मैटर। इंडिया विल नॉट बी एबल टू डिसाइड, UN विल नॉट बी एबल टू डिसाइड दैट। इट इज इंडियाज इंटरनल मैटर, इट्स सॉवरेनिटी के क्वेश्चन के अगेंस्ट है। तो सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देती है अगर हम इसको अलाउ कर देंगे। तो ये इंटरनल नहीं है, जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है वो बात होगी। तो ये भी गलत हो गया है लॉजिक के बेस पे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, एंड ये भी गलत है। तो ये गलत है बिकॉज ये ऑल लिखा है, ये गलत है बिकॉज बाइंडिंग है, ये गलत है बिकॉज इंटरनली है। तो आंसर इज नन। देख लें UPSC नन भी आंसर दिया है इसमें, पर फैक्ट्स हैं, लॉजिक के बेस पे पहुंचे हैं। ऐसे नहीं डरना है कि हमें नन आ गया है, नन आएगा अगर लॉजिक सही बैठ रहे हैं हमारे। तो अब देखें 91 सैडिस्टिक हो गया UPSC थोड़ा सा कि भाई पूरा पूछो सारा ही गलत दे दो, फिर चेक क्या कर रहे हो भाई, कुछ तो सही दे दो। With reference to home guards, consider the following statements. With respect to home guards, consider the following statements. Home guards are raised under the Home Guards Act and rules of the central government. The home guards are raised under the Home Guards Act and the rules of the central government. भाई होम गार्ड लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो स्टेट के अंदर है। होम गार्ड्स कोई वो थोड़ना है हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं। इतना पता होता आपको होम गार्ड्स, the role of home guard is to serve as an auxiliary force to police in maintaining internal security. अगर पुलिस के साथ में auxiliary force हैं तो स्टेट नहीं बनाई होंगी, स्टेट नहीं बनाई है तो स्टेट के अंदर है, सेंटर के अंदर क्यों है? तो यहां पे चेंज किया, सेंटर लिख दिया है, ये स्टेट था, ये हो गया गलत। दूसरा सही है बिल्कुल। ऑक्सिलरी क्यों नहीं होगी भाई, पुलिस को सपोर्ट ही करेगी। नहीं ये लिखेंगे हाँ ये ऐसी फोर्स है जो पुलिस को सपोर्ट नहीं करती है, पुलिस के अगेंस्ट जाती है। ऑफ कोर्स दोनों एक साथ मिलकर ही काम करेंगे, यही आइडिया होता है भाई। To prevent the infiltration on the international borders, the border wing home guards battalions have been raised in some states. So states ने रेज की हैं। अगर some states में रेज हुई हैं मतलब ये states की अपनी autonomy है, तो ये states द्वारा की जाएंगी। ये statement से भी ये statement क्या हो रही है, गलत प्रूव हो रही है। तो ये बिल्कुल सही है। आंसर इज 2 and 3, आंसर इज B, that is B is the answer. तो पहले पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ें, वहीं से स्टेटमेंट सिंक्रोनाइजेशन से भी आइडिया मिल जाता है आपको कि अगर स्टेट्स में रेज की गई है सम स्टेट्स में, मतलब ये स्टेट्स का अपना काम है, मतलब ये स्टेट के अंदर है, सेंटर के अंदर नहीं है, और पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां वर्ड पुलिस है, यहां वर्ड क्या, स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में रेज हुआ है तो मतलब अगर कुछ स्टेट्स में रेज हुआ है तो वो स्टेट्स ने खुद किया गया होगा, सभी में नहीं हुआ है तो मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये सेंटर का नहीं है, ये स्टेट्स का अपना इनिशिएटिव है। अब देखें 94 एक्शन पूछे कौन से एक्ट में आता है। लॉजिक से देखते हैं होता है कि नहीं होता है, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इसको पहले पढ़ें, पहले देख के डर लगेगा आपको पेपर में कि यार ये पूछ तो लिया है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा भाई, लॉजिक का तो अंत नहीं है। नॉलेज इज सुप्रीम और लॉजिक इज सुप्रीम। आंसर इज लॉजिक इज ऑलवेज सुप्रीम बिकॉज लॉजिक्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड समटाइम्स नॉलेज इज नॉट दैट कंक्रीट नॉलेज, समटाइम्स यू गैदर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल में, कभी कॉलेज में पढ़ा होगा, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, कभी देखा होगा। दैट टाइप ऑफ नॉलेज इज द विजडम
एंड दैट विजडम इज बेसिकली इज द फोर्स बिहाइंड द लॉजिक। तो लॉजिक इज सुप्रीम, उसको ना नीचा माने अगर प्री निकालना है। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट लॉजिक इज गोइंग टू बी सुप्रीम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो आर्म्स की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स आर्म्स एक्ट में आ रहा होगा, और कहां पे आ गया भाई? आर्म्स एक्ट में लिखा होगा ना ये चीजें कि आर्म्स का यूज कैसे कैसे नहीं करना है, मिस यूज करोगे तो क्या करेंगे, नहीं लिखा होगा। आर्म्स एक्ट में लिखोगे आर्म्स रखेगा कौन, कौन देगा आर्म्स, किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिस यूज किया तो क्या होगा, तो सारी कहानी आर्म्स एक्ट में लिखी होगी ना। तो ये इसके चांसेस क्या है कि आर्म्स एक्ट में लिखा होगा, बहुत ज्यादा है। तो ये सही हो गया है। अनऑथराइज वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, पता नहीं मतलब ये जो यूनिफॉर्म होती है ये क्या होती है? काइंड ऑफ ऑफिशियल ड्रेस है। इसका मिसयूज कर रहे हो तो मतलब आप ऑफिशियल चीजों का मिसयूज कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आ सकता है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर। मतलब अगर मैं बताऊं, आपने कोई भी गवर्नमेंट के अगर ऑफिस में जो भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है उसको पब्लिक कर दिया, जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने लीक नहीं की है पर आपने लीक कर दी बिकॉज आप उस जो पेपर्स थे उसको कंट्रोल कर रहे थे, आप ऑफिसर थे, तो आपने ऑफिशियल सीक्रेट, आपने ऑफिशियल जो पेपर्स हैं उनको बाहर रिलीज कर दिया, उस पर लगेगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। नाउ एक्सट्रापोलेट दिस, इफ यू आर यूजिंग द ऑफिशियल यूनिफॉर्म्स जो आपके पास नहीं है, मतलब यू आर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज एन ऑफिसर उस सेंस में, तो यू आर ऑल्सो डिसरिस्पेक्टिंग द ऑफिस, द गवर्नमेंट। तो सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड इन दैट ऑल्सो, कि आपने कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट रिलीज किया, मतलब गवर्नमेंट का पावर को आपने मिस यूज किया जो आपको दी गई थी। तो अगर ड्रेस यूज कर रहे हो वो भी मिस यूज है, इट कैन ऑल्सो कम इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अगर आप इस लेवल का लॉजिक लगाएं। ऑफिशियल पेपर्स आपने रिलीज किए या ऑफिशियल ड्रेस पहनी, दोनों में क्या चीज हो रही है? आप ऑफिस जो है उसका पेपर्स का मिसयूज कर रहे हो या उसकी ड्रेस का मिसयूज कर रहे हो। ये लॉजिक बैठ रहा है। knowingly misleading or otherwise interfering with the police officer when engaged in the duties, एविडेंस एक्ट तो नहीं होगा। आप पुलिस को काम नहीं करने दे रहे हो, एविडेंस छोड़ना दे रहे हो। ये एविडेंस में लिखा होता है कि कैसे कैसे एविडेंस इकट्ठा करें, किसको एविडेंस माना जाएगा, ये थोड़ा लिखा होता है आपने अगर पुलिस को काम नहीं करना दिया तो एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट है, वो तो कहीं और लिखा होगा। तो ये तो नहीं है पक्का। ये तो मैं आंसर लगाऊंगा 3 तो मेरा लॉजिकल बैठ रहा है, 2 तो नहीं है, ऑल 3 तो नहीं है, ना ही नन है, 1 2 है, पर मैं लॉजिक लगा के इसको एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहा हूं, इसको भी कर पा रहा हूं, तो ओनली 2 लगाऊंगा। वैसे भी ओनली 2 के होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं, तो मैं बी लगा के आऊंगा। आंसर भी इसका बी है। अब देखेंगे ये भी किसके अंदर आता है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। ये भी किसके अंदर आता है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर। अगर आप किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं, पुलिस और मिलिट्री ऑफिसर वाले को, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, बिकॉज आप ऑफिसर को काम नहीं करने दे रहे हैं। यहां पे भी ऑफिसर की यूनिफॉर्म डाल के कहां जस्टिस में पंगा डाल रहे हैं। आया समझ में? अब देखें इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93। भाई एक रीजन पूछे न्यूज में, प्लेसेस इन न्यूज, बड़ा आता टॉपिक। मुझे बताओ, नगोर्नो काराबाख हमने पढ़ा है ना मैपिंग में, हमारी जो सीरीज चल रही थी, एक्स्ट्रा सीरीज, नगोर्नो काराबाख इज इन अर्मेनिया और अजरबैजान। इसका मतलब ये तो पक्का गलत हो गया। अगर ये यहां पे लिख दिया ये भी गलत होगा, दोनों गए एक से। खैरसॉन एंड ज़फरोजिया इट इज इन यूक्रेन, आपने पढ़ा था, ये न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज है यहाँ पे, तो इसमें तो ये खैरसन यूक्रेन में है, तो ये आंसर क्या है? दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आंसर इज डी। कितना सैडिस्टिक है। तो ये आपको पता लग गया, ये इस एक सही जाने से दोनों गलत हो गए, और ये आपको पता ही है। मतलब यूक्रेन में फिर क्वेश्चन देखें, यूक्रेन में वैसे आया, उसके बॉर्डर स्टेट कौन से? एक यूक्रेन की प्लेस आई न्यूज में, तो यूक्रेन न्यूज में तक कितने क्वेश्चन बन गए? तो आंसर क्या है? डी, नन इज द आंसर। अगला देखें, अगला क्वेश्चन इज इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस with some Arab states. Israel has established diplomatic relations with some Arab states. The Arab Peace Initiative, mediated by Saudi Arabia, was signed by Israel and Arab League. Israel has established diplomatic relations with some Arab states. Some Arab states. तो वो तो है ही ना भाई, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसके इजराइल में बनती है, वेस्ट एशिया में। सम लिखा है तो लॉजिक क्या है इसमें दिक्कत? ऑल लिखा होता, नन लिखा होता, फिर सोचते कुछ, भाई है ही ना, सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे हैं। द अरब, बाकी आपने देखा है ना, चल रहा था हमारा I2U2 इनिशिएटिव, एक आया था हमारा यहीं पे, अरब पीस इनिशिएटिव। ये जो अरब पीस इनिशिएटिव नीचे पूछा हुआ है, I2U2 डिप्लोमेटिक रिलेशन थे इसमें, इजराइल, इंडिया, USA और UAE दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गए, तभी बातचीत हो रही होगी।
तो ये आपको समझ में आता है। और कुछ पता, कुछ जो हमारे अरब स्टेट्स हैं वो इजराइल के साथ रिलेशंस थोड़े इंप्रूव होने स्टार्ट हो गए थे, जबकि ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन का, ये आपको पता है। अगला है द अरब पीस इनिशिएटिव वाज मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। इतने फैक्ट्स हैं, इन दोनों ने साइन किया है, इसने मीडिएट किया है, कोई ना कोई एक आधा हिला दिया होगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो फैक्ट्स हैं, मैं इसको गलत मानूंगा अगर नहीं पता है तो आंसर क्या है? 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, आंसर इज सी। 3 फैक्ट हैं भाई, इजराइल, अरब लीग, सऊदी अरेबिया, एक ही स्टेटमेंट में, एक को भी हिला दिया गया होगा, हिलाया गया, यहाँ पे सऊदी अरेबिया आंसर नहीं है। समझ गए? तो ये माइंडसेट समझ में आएगा तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो लॉजिकल बन रहा है एंड दिस इज बेसिकली अ फैक्चुअल स्टेटमेंट एंड देयर आर 3 फैक्ट्स हियर। एक भी फैक्ट चेंज किया तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। 3 फैक्ट्स आर देयर। तो 94 इज दिस। 95 देखें, 95। अब ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, कोई है नहीं इसमें। हाँ, यहां तक कर सकते हैं बस कि द्रोणाचार्य वाज काइंड ऑफ अ टीचर टू ओनर द एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड द स्पोर्ट्स पर्सन। लॉजिकली सही है, ये द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्या है? अर्जुना अवार्ड। अब चांसेस क्या है स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में कि इसको ऊपर नीचे किया हुआ, इसका आंसर यहां पे लिखा हुआ, इसका यहां पे, ऐसा पॉसिबिलिटी है जैसे कि जनरली होता है। तो हम पढ़ के देख लेते हैं, क्या पता हमें इनसे हम क्या करें, इनकी इटिमोलॉजी निकालें, वर्ड एसोसिएशन करें और उससे हम लिंक कर पाए। हिम्मत तो हम हारेंगे नहीं लास्ट तक, यही है प्रॉब्लम्स में। अब ये अर्जुना अवार्ड, भाई अर्जुन जो थे, मुझे अर्जुना अवार्ड में एक चीज बताएं, जो अर्जुन थे ही वॉज नोन एज अ पर्सन। क्यों भाई? उनको जाना जाता था कि कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट है उसकी। अर्जुना अवार्ड में अर्जुना की कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट है या वो जो चीज थी, उनका जो परफॉर्मेंस था उसके लिए जाने जाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। मतलब अर्जुना इज नोन फॉर हिज परफॉर्मेंस इन अ बैटलफील्ड। तो किसी को जो अर्जुना अवार्ड मिलेगा उसकी परफॉर्मेंस को ही देखा जाएगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस को ही देखना है तो यहां वर्ड क्या है? टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, या फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 years। अब डाउट आ गया कि अर्जुना अवार्ड यहां जाए या यहां जाए, पर यह पक्का पता है अर्जुना अवार्ड का ये आंसर तो नहीं है, या तो ये है या ये है। इसका मतलब क्या है? अगर ये सही है, अर्जुना अवार्ड गलत है, तो एक स्टेटमेंट तो ऊपर से भी गलत होगी पक्का अपने आप। लेट्स सपोज हम ये देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है या जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इनमें से एक गलत है, तो हमारा एक सही है और उनमें से एक गलत है। तो हमारा मान लेते हैं ये हमने ये गलत ये तो गलत हो ही गया हमारा, और मान लेते हैं ये गलत है, मान लेते हैं ये गलत है, तो हमारा क्या बचा? ये और ये। या तो आंसर 1 है या ओनली आंसर 2 है, ये तो पता लग गया हमें। यहां तक तो हम पहुंच गए। देखो हमें नहीं आता था, हम छोड़ रहे थे, पर कहां पहुंच गए? और बी में। अब देखते हैं भाई कि जो यहां लिखे हैं इनमें से एक गलत है। तो अगर हम पढ़े राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इट इज टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, तो दैट इज बेसिकली अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड को जाना जाता है कि उसने आफ्टर, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए जाना जाता है। खेल पुरस्कार वाला गलत हो गया है। अब मेजर ध्यानचंद फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि ध्यानचंद वाज नोन फॉर ही इज नोन फॉर हिज परफॉर्मेंस आल्सो। बस यहां पे क्या, लास्ट 4 years में उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। ये सही है और मैं लगाता भी इसका आंसर बी, क्योंकि ओनली 2 के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं, और जब 2 स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दी जाएं तो 2 सही हो जाती हैं। या तो इसका आंसर 1 होता या 2 होता, पर चांसेस ज्यादा हैं 2 के, क्योंकि आपने देखा कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को, मतलब स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया है। मतलब इसका आंसर ये नीचे वाला है, नीचे वाला है तो ये अपने आप गलत हो गया, 2 गलत हो गए, वो हमने सही मान लिया, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का भी रोल यही था कि ही इज नोन फॉर हिज परफॉर्मेंस। तो वहां पे वर्ड भी क्या लिखा है? परफॉर्मेंस। वर्ड क्या, फैक्ट क्या है? 4 years। पर हम इसको गलत मान के आंसर 1 भी कर सकते हैं अगर आपको मारना है, पर मैं बी लगाऊंगा बिकॉज ओनली 2 होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा है। अकेला फैक्ट है जो पूरे पेपर में लास्ट 4 years जो सही हो रहा है, अकेला फैक्ट है। जो सारे फैक्ट्स क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो आपको ए भी लगा सकते हैं आंसर फैक्ट को गलत मान के, पर हमने बी लगाया बिकॉज ज्यादा प्रोबेबिलिटी बी की होने की सही होती है। मैं ए भी लगा सकता था, डिपेंड करता है, पर लगाता ए बी में से एक ही, चांसेस 50-50 होते हैं, पर डिपेंड करता है आपने क्या लगाया है। अगर ए लगा के आए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने दे, पर आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, हमारा पैटर्न सही डिकोड किया आपने। बी लगा रहे हैं तो आपका लक था, आपका सही हो गया। पर हाँ, ए और बी में पहुंचे, बी में पहुंच पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है।
उस टाइम माइंड में कौन सा पैटर्न डिकोड कर पा रहे हैं उस पर भी डिबेट हो जाती है कि फैक्ट्स वाली चीज सोच रहे हैं या वैसे मैथमेटिकली सोच रहे हैं, वो आपके लक पे बात हो जाती है। अगला देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज द फर्स्ट, जो 44 चेस ओलंपियाड हुआ था, ये भाई इतना पता होना चाहिए था, उस टाइम न्यूज में था, ये पहली बार इंडिया में हुआ था, बार बार आया था ये, तो कोई चीज पहली बार हो रही है वो तो पक्का पूछेंगे, फैक्ट है, बिल्कुल सही है। और ऑफिशियल मैस्कोट वॉज थम्बी, भाई ये पहली बार इंडिया में हुआ था। अब वो थम्बी था तभी तो गवर्नमेंट ने जो अच्छी चीज की है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, उसको कभी भी आंसर में नेगेटिव लाइट टोन में नहीं दिखाते हैं। ये नहीं दिखाएंगे ऑफिशियली मैस्कोट ये नहीं था, यूपीएससी ऐसा नहीं करता है, तो मैस्कोट थम्बी ही होगा बिकॉज ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात है, पहली बार हुआ है, तो रिस्पेक्ट के लिए इसको लिख दिया है थम्बी को। दोनों सही है। अगला है, ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज अ वेरा। द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन इज दिस। अब ये पक्का चांसेस हैं दोनों की स्टेटमेंट की लैंग्वेज पढ़े, द ट्रॉफी फॉर दिस, द ट्रॉफी फॉर दिस। जब ऐसी सेम लैंग्वेज आ रही हो तो दोनों स्टेटमेंट तो सही पक्का नहीं है। अब चांसेस ये हैं क्योंकि ट्रॉफी की बात हो रही है, इस ट्रॉफी को यहां लिखा गया हो, इस ट्रॉफी को यहां लिखा गया हो, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और हुआ भी यही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो मैं तो आंसर लगाता ओनली 2 या ओनली 3, 4 तो मैं ना लगाता, ना 1 लगाता। आंसर आ रहा है इसका बी। क्यों आ रहा है? बिकॉज इसको इंटरचेंज किया, और इस तरीके से जब दोनों स्टेटमेंट सेम की हों, इसकी लैंग्वेज दोनों स्टेटमेंट की क्या है, बिल्कुल सेम है, तो चांसेस होते हैं दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया गया है, या एक स्टेटमेंट दोनों में से गलत है। एक मैं गलत करता अगर दोनों अलग अलग टाइप्स की होती, क्योंकि दोनों क्या अवार्ड की बात हो रही है, तो अवार्ड को इंटरचेंज करना इजी हो जाता है। यही उसने किया है, यही उसका पैटर्न है। तो आंसर क्या है इसका? बी इज द आंसर। आया समझ में? तो यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो 97 नंबर क्वेश्चन है। अब ये 4 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको करते हैं, फिर हमारा पेपर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए, डोनबास, भाई आपको पता है डोनबास इज इन यूक्रेन। न्यूज में दोबारा तीसरी बार यूक्रेन आया है, दिस इज इनकरेक्ट। टिग्रे इज इन इथोपिया, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर क्या है? नन। बहुत बार नन आ रहा है। और नॉर्थ यमन कोई कंट्री थोड़ा ना होती है, पता नहीं कहां से ले आए ये वैसे ही गलत हो गया। नॉर्थ यमन तो कंट्री नहीं है। और काचिन प्रोविंस इथोपिया में तो नहीं है, ये भी आपको पता है काचिन प्रोविंस कहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसमें 97, 98 देखें। इन द रिसेंट ईयर्स चद, गिनी, माली एंड सुदान caught the international attention for which of the one of the following reasons common to all of them? सभी को क्या कॉमन है? पहले ये बताएं, नेशंस हैं कहां कहां पे? ये है अफ्रीका में। अफ्रीका में भी कहां पे है ये? यहां पे। अगर मैं अफ्रीका को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पे आते हैं सारे ये। और यहां पे नॉर्थ अफ्रीका में 5 बार बता दिया है, मैपिंग में भी पढ़ा था कि भाई नॉर्थ अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या है, वही मिलिट्री कूप, सिविल वॉर, सब कुछ है वहां पे, इंस्टेबिलिटी है, डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स। भाई ये रीजन क्योंकि न्यूज में क्यों है, पूछा क्या है, वाई दिस इज इन न्यूज। तो न्यूज में क्यों है ये? न्यूज में इसलिए वहां पे इंस्टेबिलिटी है। कहां पे दिख रही है इंस्टेबिलिटी? कहां पे दिख रही है इंस्टेबिलिटी? तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें कि ये न्यूज में क्यों है रिसेंट ईयर्स में, नॉट फॉर डिपॉजिट्स बट बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी, क्योंकि बार बार न्यूज में आता ही इसलिए है ये। यहां पे क्या हो रही है, मिलिट्री कूप्स हो रही हैं और ये हो रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट, 99 एंड 100। अब देखते हैं 99 क्वेश्चन में क्या लिखा है। Which consider the following heavy industries: fertilizer plants, oil refineries and steel plants. Green hydrogen is expected to play a significant role to decarbonize in which of the industry? भाई ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करना है। यू कैन यूज अ फ्यूल इन स्टील प्लांट्स ऑल्सो, फर्टिलाइजर प्लांट ऑल्सो एंड ऑयल रिफाइनरी ऑल्सो। सभी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर में क्या यूज होगा? ग्रीन हाइड्रोजन। आंसर इज ऑल, सी इज द आंसर। काम खत्म। तो पावर चाहिए तो तीनों में पावर चाहिए ना, क्या दिक्कत है भाई ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने की। अगला देखिए 100th। The G20 group was originally established as a platform for finance minister and bank governors to discuss international economic financial issues. आपको पता होना चाहिए G20 जब बना था, इसके बनने का तरीका क्या था, क्योंकि एशियान में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो पहली बार ये इकोनॉमिक ग्रुप ही था। इतना पता होना क्यों बना था G20, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पता होगा स्टार्टिंग में क्या था, ये फाइनेंस मिनिस्टर और बैंक गवर्नर्स को का एक प्लेटफॉर्म था। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। इंडिया के हर जगह हम डीपीआई प्रमोट करते हैं, चाहे वो कंट्री के साथ हो, चाहे वो जहां पे भी जाएं। तो ये तो करेगा ही, अगर इंडिया इस पे फोकस कर रहा है तो हर जगह प्रमोट करेगा ही करेगा। ऐसा क्यों करेगा कि हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे? पागल थोड़ा ना इंडिया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, आंसर इज सी। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यू हैव सीन हाउ वी अप्लाइड द पैटर्न्स इन 2024 का एग्जाम, 2023 का एग्जाम,
अब हम आगे 22 का पेपर पढ़ेंगे, पर आप इन जो हमने 10 सेशंस लिए हैं, इन दीज 10 सेशंस आपको पैटर्न समझ आने स्टार्ट हो गए होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया होगा. नाउ वी विल डू द अदर पेपर्स आल्सो. So we'll see you soon in the next session. Thank you so much.